हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, आप लोग को सामने एक क्वेश्चन है जिसको सब लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए, हम भी साथ साथ आप लोग के सॉल्व करते चल रहे हैं और इसको डिस्कशन करते चलेंगे। देखिए, कहता है कि बेंटोनाइट इज ए मटेरियल ऑब्टेन ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। देखिए, बेंटोनाइट जो होता है हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं, कब करते हैं? जब वोल्केनिक एश जो होता है, वोल्केनिक एश होता है तब हम लोग ऑब्टेन करते हैं। जब वोल्केनिक का एश होता है ना, तब इसको रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं। रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं। रेसिड्यूल जो बेंटोनाइट सॉइल है इसको रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं। जनरली ये इसका जो हम लोग इसको ड्रिलिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। ड्रिलिंग में इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो इसका तो आंसर हो जाएगा सी। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाय। देखिए, वेंचुरीमीटर का जो साइज होता है, ये देखिए एक वेंचुरीमीटर है जिसका साइज थ्रोट का थिकनेस पर भी डिपेंड करता है और वेंचुरीमीटर का डाया पर भी डिपेंड करता है। वेंचुरीमीटर का डाया पर भी डिपेंड करेगा और थ्रोट का थिकनेस पर भी डिपेंड करेगा। तो देखिए, पाइप का डायमीटर है तो पाइप का डायमीटर पर डिपेंड करेगा। तो थ्रोट डायमीटर भी है तो थ्रोट डायमीटर पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए, बोथ पाइप डायमीटर एज वेल एज थ्रोट डायमीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। आप सभी लोग अपना आंसर मिलाते चलिएगा, ठीक है। कहता है कि विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ एसिडिटी इन वाटर। कहता है कि जो एसिडिटी होता है वाटर में जनरली किसके कारण होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन के कारण तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो वाटर का ही एलिमेंट है। H2O होता है हाइड्रोजन, तो ये तो वाटर का ही एलिमेंट है, तो इसके कारण तो नहीं होता है। देखिए, नाइट्रोजन के कारण क्या होता है? नाइट्रोजन के कारण वाटर में पॉल्यूशन होता है, जो जिससे हम लोग 4 प्रकार का नाइट्रोजन यूज करते हैं। जनरली जब पॉल्यूशन स्टार्ट होता है तब डिकम्पोजिशन होता है, तब ऑर्गेनिक मटेरियल सब के 4 प्रकार का नाइट्रोजन यूज होता है। तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन नहीं होगा क्योंकि ये पॉल्यूशन को डिनोट करता है। यहाँ पर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी नहीं होगा। तो यहाँ होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा। तो देखिए, बीच ऑफ, यहाँ तो हो गया था हम लोग का डी आंसर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। या फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। कहता है जो फ्लूइड है वो कैसा सब्सटेंस है? तो देखिए, जनरली क्या कह रहा है, ऑप्शन देखिए, इसेंशियली इनकम्प्रेसिबल। क्या फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है? नहीं, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल बोथ नेचर में होता है। देखिए,
हैज ए विस्कोसिटी दैट ऑलवेज डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। क्या फ्लूइड का विस्कोसिटी ऑलवेज डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फ्लूइड का विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा? नहीं, फ्लूइड का विस्कोसिटी जनरली यहां से डिपेंड नहीं करेगा। देखिए, कैन नॉट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू ए शेयरिंग स्ट्रेस। देखिए, ये जो है कोई भी अगर फ्लूइड है, फ्लूइड पार्टिकल्स है, तो क्या अगर उसको पर शेयरिंग स्ट्रेस, हल्का सा भी निग्लेजिबल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस भी अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? वो अपना शेप एंड साइज चेंज कर देगा। तो वही कहता है कैन नॉट रिमेन रेस्ट में नहीं रहेगा, वो मूव करने लगेगा। ठीक, व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाइड। तो देखिए, हमको ऑप्शन होगा सी, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है फ्लूइड का। अगर यही लिक्विड रहता तो देखिए, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड नेचर में इनकम्प्रेसिबल होता है। जनरली लिक्विड पर क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट कम लगता है। टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट कम उस पर आता है लिक्विड पर, इसीलिए ये इनकम्प्रेसिबल होता है। लेकिन यहाँ जो कहता है, यहाँ तो फ्लूइड कह रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। देखिए ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग, हैज ए विस्कोसिटी दैट ऑलवेज डिक्रीजिंग विथ टेम्परेचर। देखिए, अगर यहाँ पर लिक्विड रहता तो ये सही था, लिक्विड रहता तो सही था, यहाँ पर लिक्विड रहता तो सही था, क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाता है। बट फ्लूइड है, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है द शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ 48 मीटर। देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है द शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो देखिए, शिफ्ट होता है ट्रांजिशन कर्व का, शिफ्ट होता है, शिफ्ट इक्वल टू होता है कितना? एल ई, इसका मतलब है इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर बाई 24 आर। 24 आर, तो आर तो हमको देखिए इसमें सब चीज का वैल्यू दिया हुआ है। 48 दिया हुआ है, लेंथ 48 का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पर दिया हुआ है 24 इंटू आर हमको दिया हुआ है 300, और इसको सॉल्व कीजिए, आपको आएगा 0.32 मीटर आंसर। तो देखिए ये कितना, कौन सा आ रहा है? मेरा ऑप्शन ए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लोग लास्ट तक जाते जाते शायद भूल जाइएगा। तो अभी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और अगर आप फर्स्ट बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। द रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट एंड numbers of blows in soil as obtained from Cauchy-Grandis liquid limit device। ठीक है, तो Cauchy-Grandis liquid limit device से हम लोग का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए Cauchy-Grandis apparatus में जनरली हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज का यूज करते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लोज का यूज करते हैं प्लास्टिसिटी ऑब्टेन करने के लिए उसको। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है नंबर ऑफ ब्लोज का। तो 20 माइनस लॉग
10 और देखिए n की जगह पर 25 हमको सिर्फ पुट करना है। तो यहाँ पर 25 पुट कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 20 माइनस लॉग 10 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए जो स्क्वायर है ये यहाँ पर आगे आ जाएगा 20 माइनस 2 लॉग 10। चलिए तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 86.6। तो देखिए लिक्विड लिमिट कितना था सॉइल का 86.6, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो प्लीज आप लोग साथ साथ सॉल्व करते चलिए और हम आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सॉइल हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए 2.6 दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 दिया हुआ है। जो दिया हुआ है पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, 2.6 दिया हुआ है। एंड वॉइड रेशियो 0.7 दिया हुआ है। वॉइड रेशियो को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, जो कि हमको दिया हुआ है 0.78। चलिए तो देखिए कहता है कि द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुल्ली सैचुरेटेड द सॉइल एट दैट वॉइड रेशियो वुड बी। कहता है कि हमको जब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगा तब कितना परसेंटेज वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ESR इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए हमको निकालना क्या है वाटर कंटेंट, और कहता है कब किस सिचुएशन में, जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाता है। तो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा तो SR इक्वल टू 1 हो जाएगा, SR इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको ओमेगा के वाटर कंटेंट का वैल्यू निकालना है। तो जो मान दिया हुआ है उसको पुट कीजिए 0.78 इंटू फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में निकालना है 1 इंटू इक्वल टू हमको वाटर कंटेंट फाइंड करना है, और यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.6। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2.6 पुट करेंगे 2.6। चलिए तो यहाँ से वाटर कंटेंट का वैल्यू आएगा, वाटर कंटेंट का वैल्यू आएगा 0.78 बाई 2.6। तो यहाँ से आएगा 0.03। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आएगा 0.3, और इसको 100 से 0.3 आएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि हमको परसेंटेज में पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 30%। हमको आंसर हो जाएगा। तो देखिए 30% आंसर ऑप्शन बी में है, तो मेरा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि इफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए क्ले इन अनडिस्टर्ब एंड रिमोल्डेड स्टेज आर 4.5 kg per centimeter square and 1.5 kg per centimeter square रिस्पेक्टिवली। तो सेंसिटिविटी, तो देखिए सेंसिटिविटी ऑफ क्ले क्या होता है। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले जो होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ
of undisturbed soil by confined compressive strength of remolded soil. Unconfined compressive strength of remolded soil. तो देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ पुट करना है हमको। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल 4.5 दिया हुआ है यहाँ पर, और रिमोल्डेड सॉइल 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको जो वैल्यू आएगा वो 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सेंसिटिविटी का फार्मूला याद रखिएगा। कहता है कि सॉइल आर अरेंज्ड इन फेस टू फेस ओरिएंटेड बाय द टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज। देखिए जब सॉइल फेस टू फेस ओरिएंटेड रहेगा तो किस प्रकार का सॉइल रहेगा। देखिए जो फेस टू फेस रहेगा वो डिस्पर्स सॉइल रहेगा, ठीक है। और जो इड्ज टू इड्ज रहेगा वो फ्लॉकुलेटेड रहेगा। देखिए डिस्पर्स जो सॉइल होता है इसके अंदर वॉइड रेशियो कम होता है। जो फ्लॉकुलेटेड टाइप स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर वॉइड रेशियो ज्यादा रहता है। कब तक? जब सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है तब तक की बात है। जब ब्रेक हो जाएगा तो इसके अंदर वॉइड रेशियो अधिक हो जाता है और इसके अंदर वॉइड रेशियो कम हो जाता है। देखिए बात हुआ यहाँ पर, बात रहेगा लोड बेयरिंग कैपेसिटी का। तो देखिए जनरली फ्लॉकुलेटेड जो स्ट्रक्चर है जब तक अनब्रेक रहेगा सॉइल का पार्टिकल्स तब तक ये लोड ज्यादा बियर करेगा। अगर जैसे ही सॉइल का पार्टिकल्स ब्रेक कर जाएगा तब यहाँ देखिए मेरा हो जाएगा आंसर ए। फेस टू फेस के बाद यहाँ हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फेस टू फेस डिस्पर्स सॉइल को यहाँ पर शो किया गया है। तो इसके अंदर देखिए जनरली वॉइड्स कम है एज कम्पेयर टू इसके फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। और जो ये इड्ज टू इड्ज होता है फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है सर्वे विच आर कैरिड आउट टू डिपिक्ट माउंटेनियस रिवर। देखिए सर्वे विच आर कैरिड आउट टू डिपिक्ट माउंटेनियस रिवर, वाटर बॉडीज, वुड एरियाज एंड अदर कल्चरल डिटेल्स। तो कहता है आर नोन एज। तो हम लोग कौन सा सर्वे करेंगे जब ये सब के एक साथ सर्वे करना होगा, जैसे कि माउंटेनियस को, रिवर को, वाटर बॉडीज को, वुडेड एरिया को, तो हम कौन सा सर्वे करेंगे कि ये सब सर्वे कर पाएंगे। तो देखिए एक्चुअली हम लोग टोपोग्राफी सर्वे करेंगे तो ये सब हो जाएगा। कैडेस्ट्रियल सर्वे किसके लिए करते हैं? हम लोग प्रॉपर्टी के लिए करते हैं। सिटी सर्वे क्या करते हैं? सिटी सर्वे में अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो अलाइनमेंट और ये सब करके सिटी सर्वे करते हैं। और टोपोग्राफी सर्वे में ये सब करते हैं, माउंटेनियस, रिवर्स, बहुत सारा चीज को एक साथ लोकेट करना होता है तो टोपोग्राफी सर्वे करते हैं। और गाइड मैप जो टूरिस्ट वगैरह रहता है उसको गाइड मैप के थ्रू किसी को गाइड करते हुए तो आप लोग देखे ही होंगे। द कोलैप्सिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। द कोलैप्सिबल ऑफ सॉइल इज एसोसिएटेड विथ, जो सॉइल होता है कोलैप्सिबल सॉइल लूज सॉइल होता है। लूज सॉइल, देखिए लूज सॉइल जो होता है और ड्यून सॉइल, दोनों सॉइल एक ही है, कोलैप्सिबल ही है। बट ये जो होता है
ड्यूसेंट एक लूज सॉइल होता है, लूज सॉइल, उसको में क्ले का कंटेंट ज्यादा रहता है, क्ले का कंटेंट ज्यादा रहता है, तो इसके कारण ये क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। देखिए ये लूज का ही ये भी पार्ट है, ये भी टाइप से ड्यून सैंड, बट ये क्या होता है कि ये सैंड से फॉर्मेशन होता है, ये सैंड के माध्यम से फॉर्मेशन होता है, और सैंड में क्ले का मात्रा कम रहता है। और ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये इसको अंदर मोंट मिनरलाइट मेटेरियल रहता है, मिनरल्स मोंट मिनरलाइट, जिसके कारण हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हाई होता है। और लेटेराइट सॉइल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। सरफेस एरिया, अगर जो पार्टिकल ज्यादा बड़ा रहेगा उसका सरफेस एरिया उतना कम रहता है एज कंपेयर टू क्या, फाइन पार्टिकल्स के कंपेयर में। तो अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करके और सरफेस एरिया को कंसीडर किया जाए तो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा हम लोग देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे कम सरफेस एरिया सैंड को मिलेगा, और उसके बाद हमको सिल्ट मिल पाएगा, और उसके बाद क्ले मिलेगा, उसके बाद कोलाइडस पार्टिकल्स मिलेगा। और इससे पहले सैंड से पहले कोर्स ग्रेन, और इससे पहले ग्रेवल, ये सब मिलेगा। तो ये ऑप्शन मेरा देखिए, ऑप्शन में ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट ऑफ बैक्टीरिया रिमूव थ्रू एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो देखिए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से कितना बैक्टीरिया रिमूव होता है, तो हम पहले एक डायग्राम दिखाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर हम लोग वापस आएंगे। देखिए कोर्स स्क्रीन के थ्रू हम लोग 0 से 5% बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, फाइन स्क्रीन के थ्रू 10 to 20% बैक्टीरिया रिमूव करते हैं। देखिए ग्रिड चैम्बर होता है जिसको में इनऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव किया जाता है, ठीक है, उससे 10 से 15% हम लोग बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन पीरियड 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के बीच होता है, 30 सेकंड टू 60 सेकंड, याद रखिएगा। चलिए प्लेन सेडिमेंटेशन क्या होता है, 25 से 75% बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। केमिकली प्रिसिपिटेशन, जैसे कि कोगुलांट को ऐड करते हैं, और कोगुलांट को ऐड करने के बाद हम लोग 40 से 80% बैक्टीरिया को रिमूव कर लेते हैं। और ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है एक लेयर पर चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। देखिए उसके माध्यम से हम लोग 90 से 95% बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। एक्टिवेटेड स्लज से 90 to 98% को बैक्टीरिया को हम लोग रिमूव करते हैं, और क्लोरीनेशन से ले हम लोग 98 से 99.99% तक के बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन था एक्टिवेटेड स्लज के बारे में। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए इसका मिनिमम 90 है और मैक्सिमम 98% बैक्टीरिया को रिमूव करने का कैपेसिटी होता है। 90 मिनिमम और मैक्सिमम 98, एक्टिवेटेड स्लज की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कहता है कि एक्टिवेटेड स्लज कितना मिनिमम बैक्टीरिया को रिमूव करेगा, लोअर लिमिट ऑफ बैक्टीरिया
रिमूवल थ्रू एक्टिवेटेड स्लज। तो हम लोग अभी देखें कि 90% बैक्टीरिया मिनिमम रिमूव कर सकता है, तो मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज डन टू डिटरमाइन इट्स। देखिए साउंडनेस टेस्ट से हम लोग फ्री लाइम को डिटरमाइन करते हैं, फ्री लाइम को डिटरमाइन करते हैं, फ्री लाइम को डिटरमाइन करते हैं कि जो सीमेंट है उसमें कितना लाइम प्रेजेंट है, लाइम के कारण ही साउंडनेस होता है। तो चलिए ये था। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, हमको कलर प्रोवाइड करता है और समटाइम्स स्ट्रेंथ भी देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। A sample of cement is said to be sound when it's does not contain free। देखिए अभी ही बात किए हम लोग साउंडनेस किसके कारण होता है। तो साउंडनेस हम लोग देखे थे कि लाइम के कारण हो रहा था साउंडनेस, लाइम के कारण साउंडनेस हो रहा था। तो जब लाइम के कारण साउंडनेस हो रहा था तो कहता है कौन सा अमाउंट में नहीं, फ्री अमाउंट में नहीं रहना चाहिए। तो लाइम फ्री अमाउंट में नहीं रहना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिलिका के कारण स्ट्रेंथ मिल रहा है, आयरन ऑक्साइड के कारण कलर, एल्युमिनियम के कारण सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट डिफिनिट proportion of galgarious and argillaceous material are burn at temperature। कहता है कि जो सीमेंट को हम लोग बर्न करते हैं गैलगेरियस और आर्गिलेसियस मटेरियल को जिस टेम्परेचर पर, वो कौन सा टेम्परेचर होता है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। हम लोग 1100 से 900 से 1100 डिग्री के बीच हम लोग ब्रिक्स को बर्न करते हैं, ब्रिक्स को बर्न करते हैं, ब्रिक्स को क्लिंकर में बर्न करते हैं 900 से 1100 डिग्री पर। देखिए 1400 से 1600 डिग्री पर हम लोग सीमेंट को बर्न करते हैं, 1400 डिग्री से 1600 डिग्री पर हम लोग सीमेंट को बर्न करते हैं। तो कहता है कि सीमेंट को कब बर्न करते हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर पर। तो देखिए इसके बीच का रेंज है कुछ, तो देखिए हम लोग को तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है 1450, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 1450 डिग्री पर हम लोग सीमेंट को आर्गिलेसियस और कैलकेरियस मटेरियल को बर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ C3S। कौन सा ऐसा सीमेंट होगा जिसको मैक्सिमम परसेंटेज C3S रहेगा। तो देखिए C3S क्या करता है, रैपिड हार्डनिंग देता है, रैपिड हार्डनिंग देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है रैपिडली। तो देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में अगर मैक्सिमम रहेगा तो ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। लो हीट सीमेंट में अगर C3S रहेगा तो हीट, अगर ये इनिशियली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है C3S, तो ये इसका मतलब है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो लो हीट सीमेंट का कहने का सेंस ही है कि जो हीट कम प्रोड्यूस करे। तो ये अगर जल्दी से सेटल होगा C3S, तो C3S जल्दी से सेटल होगा तो क्या होगा कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए लो हीट सीमेंट में हम लोग C3S का यूज नहीं करेंगे। सल्फर रजिस्टिंग सीमेंट, सल्फर रजिस्टिंग सीमेंट में सल्फर का कुछ कंटेंट यूज करते हैं। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हमको कोई भी सीमेंट को जल्दी से सेट कराना है तो उसको मैं C3S का परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे। मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। और देखिए हम फिर बताना चाह रहे हैं, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए हम बता रहे हैं बार बार कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर
शायद लास्ट तक जाते जाते आप लोग भूल जाइएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द प्रैक्टिकल द प्लास्टिक देखिए द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर। अगर एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर कहता है कि टिम्बर को अगर हम लोग नेचुरल, हम लोग पढ़े थे कि नेचुरल ड्राइंग को ही एयर ड्राइंग कहते हैं, नेचुरल ड्राइंग को ही एयर ड्राइंग कहते हैं। तो देखिए टिम्बर को हम लोग जनरली नेचुरल ड्राइंग करते हैं तो कितना परसेंट मॉइस्चर को हम लोग रिमूव कर पाते हैं। तो जनरली हम लोग मैक्सिमम 15% ही मॉइस्चर को रिमूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये चेंज कर दिया है एयर ड्राइंग, हम लोग तो जानते थे नेचुरल और ये दिया है एयर ड्राइंग। तो हम बताए हैं अपना सेशन में, जो टिम्बर का सेशन है उसमें हम बता चुके हैं कि नेचुरल ड्राइंग को ही एयर ड्राइंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाई बिटवीन। देखिए ब्रिक के लिए एल्यूमिना 20 to 30% होता है, 20 to 30% होता है। और सिलिका जो होता है 50 to 60% होता है, 50 to 60% होता है सिलिका। और एल्यूमिना होता है 20 to 30%। लाइम जो होता है 5 to 10%, 5 to 10%। तो देखिए मेरा यहाँ पर एल्यूमिना का बात कर रहा है तो एल्यूमिना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन का। देखिए इफ फ्लो नेट ऑफ ए कॉफर डैम फाउंडेशन हैज 6 नंबर ऑफ फ्लो चैनल एंड 16 नंबर्स ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, तो विच द head of water loss during seepage being 6 meter through the foundation having Ke equal to 4 into 10 to the power minus 5 meter per minute. So the seepage loss in meter cube per day per meter length of dam will be। देखिए हमको दिया हुआ है यहाँ पर सब चीज डाटा दिया हुआ है। NF का वैल्यू दिया हुआ है, NF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ फ्लो चैनल 6 और ND का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ ड्रॉप 16 और देखिए क्या दिया हुआ है, डेल एच दिया हुआ है, हेड लॉस डेल एच दिया हुआ है 6 और देखिए यहाँ पर के का वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 5। तो हमको पूछता है कि कितना सीपेज लॉस होगा। तो जो लॉस होगा हम लोग यहाँ इक्वेशन फार्मूला है उस पर बैठा पुट करेंगे, के एच NF by ND, NF by ND। तो इस फार्मूला पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। के का वैल्यू कितना है 4 into 10 to the power minus 5। एच का जो वैल्यू है 6 है और NF का जो वैल्यू है 6 है और ND का जो वैल्यू है 16 है। और इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा वैल्यू 12.96 into 10 to the power minus 2 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर।
ये मेरा आंसर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए, और देखिए वीडियो को शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि क्या होता है कि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू एंड टेक